जय हिंद दोस्तों। मैं विक्रम कुमार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी इस चैनल पे हमारा प्रकाश का अपवर्तन जो कि फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है दोस्तों। फर्स्ट चैप्टर दोस्तों इससे पहले ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। दोस्तों आज नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और दोस्तों आज का जो नया टॉपिक हमारा है वो है लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। दोस्तों ये चीज पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। प्रकाश का परावर्तन का जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे इसके बारे में पढ़ाया जा चुका है। फिर भी चलिए इस चैप्टर में भी दिया गया तो उससे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, हम एक चिन्ह परिपाटी तैयार करेंगे और उससे संबंधित दो चार पॉइंट आएंगे, उनको हमको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सिस तैयार कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एक्सिस हो जाएगा, इसको एक्स एक्स डैश मान लो जो कि हमारा क्या रहेगा, प्रधान अक्ष रहेगा। इसको वाई वाई डैश मान सकते हैं दोस्तों। ये हमारे बीच में जो है इसको मूल बिंदु कह सकते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक है। इसको ओ बोल दो दोस्तों। वैसे ये मूल बिंदु जो है दोस्तों हमारा प्रकाश केंद्र हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश केंद्र जो हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु का काम करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। ये देखो ये हमारा आपतित किरण की दिशा है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इस तरफ क्या हो रहा है, आपतित किरण जो हो रहा है आपतित हो रही है। इस डायरेक्शन में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अक्ष के ऊपर, ये देखो ये हमारा ये अक्ष है एक्स एक्स डैश, इसके ऊपर की सभी दूरियां क्या होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। तो हम लोग बोलेंगे अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक यानी पॉजिटिव कर देंगे दोस्तों। इसी प्रकार से नीचे की तरफ देखोगे तो कहेंगे कि अक्ष के नीचे की दूरियां क्या हो जाएगी दोस्तों, ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव। दोस्तों अगर यहाँ पे अगला हम देखेंगे तो बाई तरफ की दूरियां, ठीक है, ऐसे मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक हो जाएगी। दोस्तों एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या हो दाईं तरफ की पॉजिटिव हो, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपतित किरण की दिशा पे डिपेंड करेगा। अगर आपतित किरण की दिशा इस तरफ से होगा दोस्तों तो फिर ये वाली चेंज हो जाएगी। तो हमने इधर की तरफ माना है, इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे कि दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक हो जाएगी। फिर इधर हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां दोस्तों ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है, याद रखना इसको। ये दो चार पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सजा करके इसको एक पॉइंट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या क्या पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे दोस्तों कि जो लेंस की जो प्रधान अक्ष है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्स डैश मान लेते हैं। लेंस का प्रधान अक्ष एक्स एक्स डैश माना जाता है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा एक्स एक्स डैश है इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रधान अक्ष मान करके चलेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। अगला पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है और उसके विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है। मतलब जिधर से प्रकाश की किरण आती रहेगी उसे आपतित किरण, उसकी दिशा में मापी गई सभी दूरियां जो होती है दोस्तों वो धनात्मक हो जाती है।
और उससे पहले एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों कि सभी लेंस में जो सभी दूरियां जो होती है, सभी दूरियां सभी दूरियां सभी दूरियां जो होती है दोस्तों प्रकाश केंद्र से मापी जाएगी। सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से मापी जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब जो भी दूरी मापना है दोस्तों वो प्रकाश केंद्र से लेकर के उसके बाद उसको मापा जाएगा। ठीक, अब लिखेंगे अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई, आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। सभी दूरियां धनात्मक होती है दोस्तों। यहाँ पे देख लो, ये आपतित किरण है, इसकी दिशा में जो दूरी मापी जाएगी, ठीक है, ये वाली, तो इधर क्या हो जाएगी, सारी दूरियां धनात्मक हो जाएगी। जबकि या तथा कर लो, तथा इसके विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। मतलब कहने का ये देखो, ये आपतित किरण की दिशा इधर है दोस्तों, ठीक है, और इसके अपोजिट में ये तीर का निशान अगर देख रहे हो कि आपतित किरण की दिशा इधर है दोस्तों और ये तीर का निशान इधर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों तो ऋणात्मक होगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों तो धनात्मक होगा। तो यहाँ पे देख लो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, एक पॉइंट और है यहाँ पे दोस्तों कि प्रधान अक्ष के लंबवत जो दूरियां होती है दोस्तों धनात्मक तब होगी जब वह प्रधान अक्ष के ऊपर हो और ऋणात्मक तब होगी जब वह प्रधान अक्ष के नीचे हो। ठीक है, तो आगे क्या बोलेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग कि प्रधान अक्ष के लंबवत दूरियां धनात्मक तब होंगी जब वह प्रधान अक्ष के ऊपर होगी तथा ऋणात्मक तब होंगी जब वह प्रधान अक्ष के नीचे होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चिन्ह परिपाटी हो गया और इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, या आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बताऊंगा जो इसकी सहायता से ही हम लोग बता पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, चिन्ह परिपाटी। ठीक है दोस्तों, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार दो पॉइंट और हम लोग बताएंगे अभी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो पॉइंट अभी बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो डायरेक्ट पूछता है। ठीक है दोस्तों, वो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो वो दोनों पॉइंट क्या है वो समझते हैं हम लोग। चिन्ह परिपाटी के अनुसार बात करेंगे दोस्तों। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दोस्तों दो पॉइंट आएंगे। पहला कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होगी दोस्तों, धनात्मक या ऋणात्मक। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसको मैं बना लेता हूं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे याद करो, इसको मैंने F1 माना था, इसको F2 माना था और मैंने बोला था कि F2 जो होता है उसको मेन फोकस माना जाता है। दोस्तों यहाँ से प्रधान अक्ष की ऐसे समानांतर किरण लाने पर यहाँ पास करती थी, ये हमारा फोकस होता। देखो इधर की तरफ प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। ठीक है, तो क्या है चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि आपतित, और यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा प्रकाश केंद्र है और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी है ना। प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है दोस्तों, मतलब इधर की तरफ जा रही है। अब
प्रकाश केंद्र की दिशा, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, आपतित किरण इस डायरेक्शन में है और यहाँ से दूरियां भी इसी डायरेक्शन में जा रही है ना, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों तो धनात्मक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी दोस्तों, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट की मैं बात करूंगा दोस्तों, अवतल लेंस के बारे में। एक बात बताओ, अवतल लेंस भी ऐसे होता है, देखो यहाँ पे ऐसे, देखो यहां से प्रकाश की किरण इधर जाएगी ऐसे, ठीक है। और याद करो इसका फोकस F2 यहाँ पे होता है, इधर F1 होता है, और F2 का हमने बोला था कि मेन होता है। अगर मान के चलो प्रकाश की किरण समानांतर अगर ऐसे लेके जाया जाए दोस्तों, ऐसे, तो ये क्या होता है, यहां से क्या करेगा, इधर भागेगा और ये इधर से इधर भागेगा, और ये क्या करेगा, वापस यहाँ पे आके मिलेगा ऐसे। यही तो फोकस होता है ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश केंद्र है, तो प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। यानी प्रकाश केंद्र से सभी दूरियां को मापेंगे तो देखो ये इधर की तरफ जा रही है ना, ये देखो इधर की तरफ जा रहा है, और ये आपतित किरण की दिशा दोस्तों इस तरफ है। तो देख पा रहे हो कि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हो गया है। तो दूसरे उल्टे तीर निशान, अगर तीर का निशान अगर उल्टा रहेगा दोस्तों तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में ऐसे रहेगा, सेम डायरेक्शन में ऐसे रहेगा दोस्तों तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर एक उल्टे डायरेक्शन में जाएगा दोस्तों तो उसको बोलेंगे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। उस तरीके से हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, ऋणात्मक होगी। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो यह हमारा चिन्ह परिपाटी था जिसको हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ा है, इसी तरीका से हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में भी बात किया है। तो दोस्तों वहां पे भी ऐसा ही कुछ पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि बताओ कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ये हमारा अवतल दर्पण है दोस्तों। अगर मैं बात करूंगा इसको प्रधान अक्ष की, तो ऐसे ही जाकर के फोकस से गुजरेगी, फोकस यहाँ पे होता है और यहाँ पे प्रधान ध्रुव होता है, दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी दोस्तों। देखो यहाँ पे आपतित किरण ऐसे होगी और ये क्या कर रही है, ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो दोस्तों, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो दोस्तों, फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। अब उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो दोस्तों, फोकस दूरी धनात्मक होगी। याद रखना, दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अवतल लेंस या अवतल दर्पण, फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। कोई परेशानी कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे मैं बात करता हूं। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा, टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो क्या है, वो लेंस सूत्र के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो लेंस सूत्र के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लेंस सूत्र जो है थोड़ा सा डिफरेंस है दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र हमने पढ़ा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं कि लेंस सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। चलिए समझते हैं लेंस सूत्र के बारे में। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र, ठीक है। लेंस सूत्र बिल्कुल मान के चलो दर्पण सूत्र की तरह ही है। हमने पढ़ा था लेंस सूत्र में कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी को क्या करते हैं, एक व्यंजक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, जो फॉर्मूला हमारा था, तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। ये है दोस्तों, अभी मैंने ताजा ताजा आपको बताया है, वो तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इसको लिख लो, जहां भी क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी है, भी क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, ठीक है। और दोस्तों यू क्या है, यहाँ पे यू हमारा हो जाएगा वस्तु दूरी, ठीक है। वस्तु की दूरी मतलब जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, वस्तु दूरी हो जाएगी। और एफ हमारा तो जानते हो दोस्तों, फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। एफ हमारा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। इसके बारे में बात दोस्तों, यहाँ पे देखो
और अगर मैं दर्पण सूत्र की बात करूं दोस्तों, दर्पण सूत्र की बात करूं तो वो हमने पढ़ा है दोस्तों, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हमने पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो बिल्कुल सेम है ना, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो दर्पण सूत्र में किसी को प्लस माइनस करो, इधर उधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों याद ये रखना है, दो चीजें याद रखनी है कंफ्यूजन के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। एग्जाम में जब बैठोगे दोस्तों तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका क्या आंसर होगा। तो दोस्तों दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या याद रखनी है वो समझो। एक तो याद, कभी कभी आप भूल जाओगे कि भाई दर्पण वाला में माइनस था कि लेंस वाला में माइनस था, दर्पण वाला में माइनस था या लेंस वाला में माइनस था दोस्तों, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले तो इसको दूर कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर लेंस को मैं पढ़ू दोस्तों तो लेंस को ऐसे लिख सकता हूँ, लेंस, लेंस बीच में क्या आ रहा है, न आ रहा है दोस्तों, बीच में न आ रहा है ना लेंस। दोस्तों अगर मैं बात करूं माइनस, माइनस की बात करूं दोस्तों, इसमें भी बीच में न आ रहा। तो दोस्तों लेंस में माइनस में न आ रहा है बीच में, तो याद रखना लेंस माइनस, लेंस माइनस, लेंस में क्या रहेगा माइनस कर दो, और नहीं तो फिर आप ऐसे याद कर लो लेस। ठीक है, लेंस को ना लेस कर दो। तो लेस का मतलब कब होगा दोस्तों, लेस कब होगा जब माइनस करेंगे, है ना। लेंस अगर ऐसे नहीं याद करोगे फिर आप ऐसे याद कर लो, लेंस को आप लेस कर दो, है ना, लेंस को क्या कर दो, लेस कर दो। तो लेस लेस करने का मतलब क्या होगा, हमें घटाना पड़ेगा तभी तो लेस कर पाएंगे ना, कम कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे, यानी लेंस का सूत्र में माइनस आएगा, दर्पण के सूत्र में दोस्तों प्लस आएगा। ये कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन। दूसरा कंफ्यूजन ये होगा दोस्तों कि ऑप्शन जो आपका दे देगा, मान के चलो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो खटाक से आप मार दोगे। लेकिन एग्जाम में कभी ऑप्शन अगर आपको मान के चलो ये दे दे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है, और एक ऑप्शन और दे दे दोस्तों 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f कर दे दोस्तों, तीन ही ऑप्शन में लेता हूं, तब क्या करोगे दोस्तों, तब इस समय क्या करोगे, फिर आपका इस समय फिर आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, भाई तुक्का लगाना पड़ जाएगा। ये तो काट दोगे कि भाई चलो ये लेंस का सूत्र नहीं होगा, लेकिन इसमें और इसमें तो फंस जाओगे। तो इसमें फंसो, इससे कैसे निकलना है दोस्तों, उसका भी ट्रिक हमारे पास है। ठीक है, उसका भी ट्रिक हमारे पास है। कैसे, अच्छा एक बात बताओ, अगर हम माइनस करेंगे, अगर घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, जाहिर सी बात है ना। अगर घटाना होगा तो कोई बड़ी संख्या होगी उसमें से क्या करेंगे, छोटी संख्या को घटाएंगे। ऐसा तो नहीं कि बड़ी छोटी में से बड़ी घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बड़ी में से छोटी। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग एबीसीडी पढ़ते हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, ठीक है दोस्तों, ये आता है। एक बात बता, बाद में कौन आता है, यू, मतलब भी, बाद में भी आता है, तो भी को बड़ी मान लो, है ना, भी। अब उसके बाद कौन आएगा दोस्तों, यू। ठीक है, यू आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, भी में से यू घटाना, याद रखना किसमें से घटाना है, भी में से यू। जो बाद में आता है उसमें से पहले वाला को घटा दो। ठीक है, बाद में जो आता है उसमें से पहले वाला को घटा दो, तो बाद में कौन आएगा, भी आएगा, उसमें से पहले वाला यू घटा दोगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में बैठोगे पुराना हो जाओगे दोस्तों तो कंफ्यूजन रहेगा कि भाई किसमें माइनस था। अच्छा माइनस वाला कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा दोस्तों लेंस की दर्पण में, तब दोस्तों फिर कंफ्यूजन ये रहेगा कि भाई पहले भी था कि पहले यू था। तो दोस्तों उसका ट्रिक यहाँ पे मैंने बता दिया, याद रखना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यही हमारा क्या था दोस्तों, लेंस सूत्र है हमारा, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे अगला पॉइंट जो हमारा उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक, अगला हमारा दोस्तों आवर्धन। ठीक है, किसके बारे में बात करूंगा, आवर्धन के बारे में। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आवर्धन जो है वो नया नहीं है, आवर्धन से आप लोग मिल चुके हो पहले भी। ठीक है, आवर्धन प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़ाया गया था आवर्धन के बारे में कि आवर्धन होता क्या है, चर्चा किया जा चुका है दोस्तों। यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे भी आएगा, उसको समझते हैं आवर्धन को, डेफिनेशन वगैरह सब वही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, समझते हैं क्या है। अगर याद है दोस्तों तो आवर्धन मैंने बताया था आपको कि प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दोस्तों आवर्धन कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया होगा प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, क्या बताया था आवर्धन के बारे में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को दोस्तों आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आवर्धन का डेफिनेशन यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ,
कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं दोस्तों? ठीक है, आवर्धन का डेफिनेशन पूछा गया दोस्तों, पूछा हुआ एग्जाम में। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे दोस्तों? आवर्धन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं कि इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है दोस्तों, स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो तरीका दोस्तों, यहां से फॉर्मूला हमारा तैयार क्या होता है, एम बराबर, या एक काम करते हैं, इससे पॉइंट एक और लिखते हैं हम लोग कि यदि प्रतिबिंब या वस्तु की ऊंचाई, यदि वस्तु की ऊंचाई h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो आवर्धन m बराबर क्या होगा दोस्तों? तो फॉर्मूला हमारा क्या है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी m बराबर क्या बोल सकते हैं, h डैश अपॉन h। देखो यहां तक दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में पढ़ाया गया, एकदम बिल्कुल सेम, जितना मैंने यहां तक बताया टोटल एकदम डिट्टो सेम था, कोई थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां से हमारा एक फॉर्मूला और मैंने उसमें बताया होगा, m बराबर v बटा u मैंने बताया था दोस्तों, m बराबर v बटा u बताया था। तो दोस्तों वहां पे m बराबर माइनस v बटा u बताया था, और यहां पे क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस m बराबर प्लस v बटा u, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी दोस्तों को। चलिए एक और फेमस पॉइंट हम लोग याद आगे समझते हैं, नोट में उसको लिखेंगे, बहुत ही फेमस है, 2 नंबर में वो भी एग्जाम में पूछता है उससे भी, कि मान के चले अगर m का मान ऋणात्मक आ जाए तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो इसका अर्थ क्या है, या आवर्धन का मान धनात्मक हो तो इसका अर्थ क्या है, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। चर्चा किया हुआ है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था ट्रिक के साथ में। तो दोस्तों यहां पे हम लोग कहेंगे आवर्धन m का मान धनात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक होती है, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, धनात्मक उल्टा हो गया, रुक जाओ, धनात्मक नहीं ऋणात्मक। ठीक है, आवर्धन m का मान ऋणात्मक है, मान के चलो ऋणात्मक हो, तो इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा और एवं वास्तविक होती है प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखो ट्रिक इसका यही है कि ऋणात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई काम निगेटिव होने लगा, ऋणात्मक काम होने लगा या निगेटिव होने लगता है दोस्तों, तो उसका मतलब क्या कहते हैं, उल्टा काम होने लगा, कुछ ना कुछ तो उल्टा हुआ है। अगर कोई काम निगेटिव हो जाए चाहे उल्टा हो, इसका मतलब क्या माइंड में आएगा कि निगेटिव। अब दोस्तों निगेटिव के साथ उल्टा जोड़ रहे हैं, और मैं बार बार आपसे बोला हूं कि जहां उल्टा आएगा उसको वास्तविक प्रतिबिंब से जोड़ना है, या जहां वास्तविक प्रतिबिंब आएगी दोस्तों उसको हमेशा उल्टा जोड़ना है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जब भी रहेगी दोस्तों उसकी चर्चा उल्टा के साथ करना। ठीक है दोस्तों, यहां तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत?
आवर्धन एम का ऋणात्मक मान अगर हो, ठीक है, आवर्धन का मान ऋणात्मक, ऋणात्मक तो हो गया दोस्तों, धनात्मक इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब सीधा एवं काल्पनिक होगी। दोस्तों देखो, अगर धनात्मक की मैं बात करूं तो धनात्मक का मतलब पॉजिटिव होता है। अगर कोई काम पॉजिटिव वे में हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, इसका मतलब क्या दोस्तों कि सीधा, मतलब काम सीधा हो रहा है, ठीक है। और सीधा के साथ हमेशा काल्पनिक जोड़ते हुए चलना है, या काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ हमेशा मैंने बोला कि सीधा जोड़ते चलना है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी दोस्तों। अब हमारा एक और पॉइंट है दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बारे में मैं बात करूंगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। लास्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति। लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे मैं बात करूंगा लेंस की क्षमता। दोस्तों क्या होता है लेंस की क्षमता के बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों कहता है लेंस की क्षमता या शक्ति, लेंस की क्षमता या शक्ति का तात्पर्य उस सामर्थ्य से है जो प्रकाश की समानांतर किरणों को अभिसरित करती है या अपसरित करती है। मतलब एक क्षमता, एक शक्ति वह चीज है जो क्या करेगी, जो प्रकाश की किरण समानांतर आती है उसको या तो अपसरित करेगी या तो उसे अभिसरित करेगी दोस्तों, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी सामर्थ्य को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं या दोस्तों लेंस की शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं बताओ। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता या शक्ति, ठीक है, लेंस की क्षमता या शक्ति उसके उस सामर्थ्य की माप है, उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों को अभिसरित या अपसरित करती है, अभिसरित या अपसरित करती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लेंस की क्षमता या शक्ति होता है दोस्तों। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे इसे P से सूचित किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर मान के चलो लेंस या प्रकाश के अपवर्तन में अगर P की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेंस की क्षमता से। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला हमारा आता है कि लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता P को उसके फोकस दूरी F के व्युत्क्रम से ज्ञात किया जाता है, व्युत्क्रम से ज्ञात किया जाता है दोस्तों। मतलब कहने का है कि यहाँ P बराबर दोस्तों एक फॉर्मूला हमारा आ जाएगा 1/F, ठीक है दोस्तों। P बराबर क्या आ जाएगा, 1/F हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ये मीटर में है, अगर मान के चलो यही फॉर्मूला अगर हमारा F जो है सेंटीमीटर में रहेगा दोस्तों, तो ऊपर 100 से गुना करके बनाएंगे हम दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों,
लेंस की क्षमता का मात्रक होगा, क्या हो जाएगा, इसको डायोप्टर बोलते हैं। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे कैपिटल डी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे याद रखना है कि वन डायोप्टर जो होता है दोस्तों, 1/m होता है, यहां से निकलेगा, है ना, ये मीटर में होता है ना, इसे हम लोग n के पावर -1 भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना है कि n के पावर -1 अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, दोस्तों जब एसआई मात्रक की बात करें ना, एसआई मात्रक की जब भी बात करें दोस्तों, तो n के पावर -1 बताना है। ठीक है, n के पावर -1 बताना है एसआई मात्रक को, या 1/मीटर भी चलेगा, दोनों में से कोई। और डी जो है दोस्तों फेमस, प्रचलित मात्रक है, फेमस है, प्रचलित मात्रक है, डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है, डॉक्टर वगैरह ये नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया दोस्तों। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन दोस्तों, फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर भी लास्ट, इसकी थ्योरी दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसके बाद एक चैप्टर और है जो प्रकाश से संबंधित जुड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि उसे भी कंप्लीट कर ले, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए दोस्तों। ठीक है, तो पहले मैं इसको करवा लेता हूं, थर्ड चैप्टर को भी स्टार्ट कर लेता हूं दोस्तों। उसको खत्म कर लेने के बाद फिर हम लोग इससे संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की जो संभावना है उसे कराया जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।